Hello and welcome back to all dear students. Welcome to Career Planet. Myself शैली गुरवानी. मेरा नाम शैली गुरवानी है और हमने चैप्टर स्टार्ट किया है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, परमाणु संरचना. तो परमाणु संरचना की पिछली क्लास में हमने सिंपल कैथोड रे एक्सपेरिमेंट पढ़ लिया था. डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, कैथोड नली का प्रयोग, विसर्जन नली का प्रयोग. सिंपल था. विलियम क्रूक्स का एक्सपेरिमेंट था. उससे पहले से स्टडी चल रही थी माइकल फैराडे, है ना. माइकल फैराडे का आप लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ेंगे, विद्युत अपघटन के नियम. फैराडे विद्युत अपघटन के नियम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बहुत फेमस लॉ है. ठीक है, तो चल रहा था. ऐसा नहीं था कि इलेक्ट्रॉन की खोज हुई तो करंट के बारे में कोई ज्ञान नहीं था. करंट के बारे में तो और पहले से ही ज्ञान था, है ना. लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि करंट, तो आप कहते हो कि आवेश प्रवाह की दर, है ना. करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, आवेश प्रवाह की दर, यानी कि Q/T. और Q आप कहते हैं NE, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट टाइम. तो Q इक्वल्स टू NE/T होता है. E इलेक्ट्रॉन होता है. इतना तो ध्यान था ही नहीं किसी को, बस इतना पता था ना करंट होता है, करंट होता है ना. तो हम डिस्कस कर रहे हैं एटम का फंडामेंटल पार्टिकल, परमाणु का मूलभूत कण, और वो है क्या, इलेक्ट्रॉन. तो इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई, तो वो हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था. मैंने आपको कहा था 60 सेंटीमीटर लॉन्ग ग्लास ट्यूब, 60 सेंटीमीटर लंबी कांच की नली का, है ना. बीच में आप हवा भर दो. अब कैथोड लगाओ, एनोड लगाओ, 10,000 वोल्ट की बैटरी लगा दो और लो प्रेशर कर दो. अब जनरल कंडीशन में क्या था, तो हम कहेंगे सामान्य परिस्थिति में तो है ना एयर में करंट आता नहीं आता है. लेकिन बिजली गिरती है ना, नहीं गिरती. सोचो, है ना, आसमान से बिजली धरती पे गिरती है ना, तो करंट कैसे आया, हवा में ही तो आया, नहीं आया. हाई पोटेंशियल, है ना, जो बिजली लाइटनिंग होती है, ठीक है, गर्जन होती है, बादलों की गर्जन होती है, बिजली चमकती है ना. तो बिजली ज़मीन पे कैसे गिरती है, तो हम कहेंगे हाई पोटेंशियल डेवलप होता है अर्थ और इलेक्ट्रिसिटी उसके बीच में, क्लाउड्स के बीच में. हाई पोटेंशियल से क्या होता है, एयर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लग जाता है. तो हमने भी इतनी सी ट्यूब में 10,000 वोल्ट की बैटरी लगाई भाई. तो 10,000 वोल्ट की बैटरी लगाइए और अंदर पूरा फ्लोरोसेंट मटीरियल, है ना, प्रतिदीप्त पदार्थ या स्फूर्त दीप्त पदार्थ, उसको हमने कोटिंग किया. तो हमने वो देखी कि ग्रीन लाइट चमक गई थी. याद है आपको, पिछला एक्सपेरिमेंट पढ़ लिया था. ठीक है, तो वो बेसिक था कि भाई हाँ चलो, विसर्जन नली का प्रयोग, कैथोड किरण प्रयोग. फिर हमने कहा कि भाई कैथोड किरणों के गुण हैं कि भाई वो सीधी रेखा में चलेगी, मार्ग में कोई पहिया रख दिया तो वो घूमने लग जाएगा. पतली धातु की शीट है, उसको तो आर पार निकल जाएगी. बीच में मेटल शीट रख भी देते तो उसको गर्म भी कर लेती है. टंगस्टन से टकराएगी तो एक्स किरणों में कन्वर्ट हो जाती है, एक्स किरणें बना लेती है. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र में क्या होती है, विचलित हो जाती है, अपने पथ से या ऐसे हो जाती है, भटक जाती है ना. हम भी भटक जाते तो रेस है. तो हमने कहा कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड में ये प्लस की तरफ टर्न हुई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में ये प्लस की तरफ टर्न हुई, इसका मतलब ये नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल ऋण आवेशित कणों से बनी है. इन ऋण आवेशित कणों को नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन. ठीक है, पहले तो नाम नेगेट्रॉन दिया गया, है ना. जब आपका थॉमसन वाला एक्सपेरिमेंट चल रहा है, वो स्टडी कर रहा था इसको, तो उसने नाम दिया नेगेट्रॉन. बाद में स्टोनी ने शब्द दिया क्या, इलेक्ट्रॉन. जनरल नॉलेज है, पता होना चाहिए. ठीक है, तो अब देखो एनसीईआरटी की लाइन को हम कंटिन्यू करते हैं. तो एनसीईआरटी आपको कहता है कि भाई डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में कैथोड किरणों का व्यवहार ऋण आवेशित कणों के समान होता है. बिल्कुल टिल्ट हो जाती है, पथ से विचलित हो जाती है ना, जो कि ये सिद्ध करता है कि कैथोड किरणों में नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल होते हैं, ऋण आवेशित कण होते हैं. इन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन. अब बच्चे, कैथोड किरणों के लक्षण, इलेक्ट्रोड के पदार्थ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खींच तो ये कैथोड से रहा है, आपने बीच में तो हवा भरी, है ना. अब करंट आ रही है, मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन आया कहाँ से, तो खींच तो वो कहाँ से रहा है, कैथोड से ही खींच रहा है. ठीक है, इतने हाई पोटेंशियल पे, है ना. तो हम कहेंगे ठीक है, इलेक्ट्रोड आपने कौन सा लिया है, सिल्वर ले लो, प्लेटिनम ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, इनकी प्रॉपर्टीज़ में कोई चेंज नहीं होना है. साथ में आपने विसर्जन नलिका में हवा भरी, इसके अलावा आप कोई गैस भी भरने लग जाओ, कैथोड किरणों का कोई लेना देना नहीं, कोई भी गैस भर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. तो विसर्जन नलिका में भरी गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है. अब इन सब से हमने कंक्लूजन क्या निकाला है कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है वो फंडामेंटल पार्टिकल है, मूलभूत कण है ना. तो इलेक्ट्रॉन फंडामेंटल पार्टिकल है. क्यों, तो हम कहेंगे बेसिक जड़ जो होती है ना, जड़ थोड़ी ना बदलती है. पौधे में आप 4 डिज़ाइन होती है, भाई यहाँ फूल है, पत्तियाँ हैं, तना है, 4 चीज़ें और है ना. लेकिन जड़ तो जो है, रूट्स जो है, वो तो उसी के बल पर टिका हुआ है.
तो ये सारी जो कैरेक्टर्स है ये कह रहे हैं कि हमने गैस बदल दी या हमने इलेक्ट्रोड मटेरियल बदल दिया, तो ये प्रॉपर्टी चेंज नहीं हुई। और ये प्रॉपर्टी हमें बता रही है कि कैथोड किरणें एक्चुअली छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन हैं, मूविंग करते हुए इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो फंडामेंटल पार्टिकल है। क्लियर। अब थॉमसन क्या करने आया, तो थॉमसन कह रहा है कि अच्छा देखो, आप कह रहे हो कि भाई इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं एक तरीके से, नेगेट्रॉन नाम दिया, इलेक्ट्रॉन नाम दिया। अब आप कह रहे हो प्लस की तरफ मुड़ रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये माइनस बना है। मान लेते हैं सही कह रहा है, गलत तो कह नहीं रहा है कि भाई ये आपकी कैथोड किरणें हैं, ये प्लस की तरफ मुड़ गई, प्लस की तरफ आकर्षित होती है, यानी ये नेगेटिवली चार्ज है। ठीक है, और वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हमने इलेक्ट्रॉन भी बोल दी। अब इनका ये विचलन किस पे निर्भर करता है, कैथोड, इसको थॉमसन जो है इसको स्टडी करता है कि कैथोड किरणों का विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र में विचलन जो है वो किन बातों पे निर्भर करता है। ठीक है बच्चों, तो अब देखो इलेक्ट्रॉन का आवेश द्रव्यमान अनुपात। अब एक चीज़ ध्यान रखेंगे, आवेश द्रव्यमान अनुपात मतलब E/m, और E/m को बच्चे हम स्पेसिफिक चार्ज भी लिखते हैं। कहीं लिखा हो ना E/m, मतलब वही आवेश बटा द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का आवेश बटे द्रव्यमान का अनुपात। और देखो बहुत जगह इसको लिखा है विशिष्ट आवेश, स्पेसिफिक चार्ज, तो उसमें आपको टेंशन नहीं लेना है ये विशिष्ट आवेश क्या नई चीज़ है, ये वही है इलेक्ट्रॉन का E/m। ठीक है, तो हम इसको दूसरी जगह लिख देंगे। चलो फिलहाल इलेक्ट्रॉन का आवेश द्रव्यमान अनुपात, यानी मैं बात कर रही हूँ फिलहाल E/m की। अब देखो 1897 में जे थॉमसन ने विसर्जन नलिका का प्रयोग करते हुए इलेक्ट्रॉन के पथ पे विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, इलेक्ट्रॉन आपका यूँ चल रहा है, कैथोड किरणें बोल दो चाहे इलेक्ट्रॉन बोल दो एक ही बात है, तो कैथोड किरणें चल रही परपेंडिकुलर पथ के लंबवत 90 डिग्री पे क्या लगाया, इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर जैसे ही होता है ना, ये इस तरह से मान लो ये कैथोड किरणें चल रही है, परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, और इसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, तीनों एक दूसरे के लंबवत है। ऐसे समझ में आ रहा है, इस तरह से 3 उंगली बनाओ। इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहा है क्या, कैथोड किरण ऐसे चल रही है, तो ये 90 डिग्री है कि नहीं है, ऐसे देखो इलेक्ट्रॉन यूँ चल रहा है 90 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री पे क्या है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, और वापस इसके 90 डिग्री पे क्या है मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों भी एक दूसरे के 90 डिग्री पे ऐसे। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के परपेंडिकुलर लंबवत लगा रहा हूँ, कैथोड किरणें चल रही है। अब मैं देख रहा हूँ विचलित तो होगी। अब ये विचलन कैसे हो रहा है, इसको ये स्टडी कर रहा है। ठीक है, तो इसने क्या किया, सेटअप लगाया है, देखो निकालना इसको E/m, ये एक्सपेरिमेंट करके चाहता क्या है, तो चाहता है E/m का अनुपात। आवेश की कोई जानकारी नहीं है अभी तक, तो सिर्फ इतना ही पता चला कि अच्छा एक पार्टिकल तो है, इलेक्ट्रॉन तो होता है। कैथोड किरण प्रयोग ये सिद्ध कर रहा है कि भाई कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉन से मिलके बनी है। ठीक है, मतलब परमाणु का मूलभूत कण इलेक्ट्रॉन तो है। अब इसका आवेश क्या है नहीं पता, द्रव्यमान क्या है नहीं पता, लेकिन इन दोनों का रेशियो आपको जरूर बताएगा, चार्ज बाय मास का रेशियो जरूर बताएगा। कैसे, तो अभी देखो, तो देखो ये सेटअप है, ये आपका एनसीईआरटी का पिक्चर है। हालांकि अपना जो नॉर्मल सेटअप होता है ये ऐसे है, देखो कैथोड है, एनोड में छेद कर दिया, है ना, आपने लगाया था पहले तो फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगाया था। ठीक है, अब ये कह रहा है देखो कैथोड है, एनोड में छेद कर दिया, कैथोड किरणें चल रही, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल आपको दिख रहा है, ये क्या है मैग्नेटिक फील्ड है ना, और इसी पे इसने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, दिखाया नहीं यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा हुआ है। और आप देख रहे हो यहाँ पे फिलहाल ये सिर्फ ये दिखा रहा है कि ये यहाँ मुड़ गई है, क्योंकि ये चुंबकीय क्षेत्र है, तो ये यहाँ टिल्ट हो गई। आप दोनों फील्ड लगा लो, है ना, तो ये आपका एनसीईआरटी का पिक्चर है। देखो बात वही है, ये कैथोड है, ये एनोड में छेद किया हुआ, ये कैथोड किरणें चल रही है, और ये आपकी 10,000 वोल्ट की बैटरी है। क्या भाई, ये तो आपको पता है ना कि ये तो हमारी 10,000 वोल्ट की बैटरी है, तो यहाँ ठीक है। और लो प्रेशर आपको पता ही है, लो प्रेशर अप्लाई किया था हमने विसर्जन नलिका के अंदर, है ना, ताकि ज़्यादा गैस भरी हुई होगी या ज़्यादा हवा के कण होगी तो आपस में ही टकराएंगे, तो हमें सही पथ की जानकारी नहीं मिलेगी, हमें एग्जैक्ट उसका पाथ देखना है। तो भाई अगर भीड़ ज़्यादा होती है तो स्टडी करना मुश्किल होता है ना, आप कैसे जा रहे हो, लेकिन भीड़ कम होती है तो कोई कैसे चल रहा है उसका स्टडी तो किया जा सकता है, बस वही चीज़ है यहाँ पे। ठीक है, तो हमने कहा चलो भाई 10,000 वोल्ट की बैटरी लगाई, कैथोड लगाया, एनोड लगाया, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, मैग्नेटिक फील्ड, सब जैसे जैसे आपने कहा वो लगा दिया। अब देखो अगर मैं केवल विद्युत क्षेत्र लगाऊं,
है ना। केवल विद्युत क्षेत्र, ये दिख रहा है, ये प्लस प्लेट दिख रही और ये वाली क्या है, माइनस प्लेट। तो आप क्या बताएंगे, केवल विद्युत क्षेत्र में जो विचलन है, ठीक है, ओनली इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, केवल विद्युत क्षेत्र में विचलन, तो वो तुम देखोगे कहाँ जा रहा है, ऊपर ए पॉइंट पे, ठीक है। तो विचलन तो हम कहेंगे एट द पॉइंट ए, बिंदु ए पर विचलित हो गई, ठीक है भाई। कैथोड किरणें विद्युत क्षेत्र में विचलित तो हो ही रही थी ना, है ना, तो ये प्लस प्लेट लगी हुई है, यहाँ विचलित हो गई। ओनली मैग्नेटिक फील्ड लगा दो, केवल चुंबकीय क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र में कैथोड किरणों का विचलन, ठीक है भाई। तो हम कहेंगे एट द पॉइंट, तो देखो विद्युत के उल्टा आता है 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर, तो विद्युत क्षेत्र में यहाँ आएगा एट द पॉइंट सी, ठीक है। इसमें यूं नहीं अटकोगे नॉर्थ पोल साउथ पोल, ऐसा नहीं होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, सीधी बात है ना। तुम प्लस प्लेट यहाँ लगा लो तो इलेक्ट्रिक फील्ड में नीचे आएगा तो मैग्नेटिक में ऊपर चला जाएगा, ऐसे उल्टा बनाना है, ठीक है। तो हमने कहा चलो भाई विद्युत क्षेत्र में यहाँ चला गया, मैग्नेटिक फील्ड में यहाँ चला गया, दोनों क्षेत्र लगाने और सेम स्ट्रेंथ के, मतलब जितना इलेक्ट्रिक फील्ड उसको अपनी तरफ खींच रहा है तुम्हें उतनी ही स्ट्रेंथ लगानी है। चुंबक तो छोटा सा लगा दिया, बैटरी बहुत बड़ी लगा दी, ऐसा नहीं करना है, बराबर स्ट्रेंथ का, ठीक है। तो बराबर स्ट्रेंथ मतलब समान सामर्थ्य, ठीक है। तो समान सामर्थ्य वाला, इक्वल स्ट्रेंथ है ना, समान सामर्थ्य वाला विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र लगाने पर, तो हम कहेंगे अब ये अपनी तरफ खींचेगा, ये अपनी तरफ खींचेगा, तो ये कहीं जाएगी नहीं, सीधा। तो सीधा मतलब एट द पॉइंट बी। इस डायग्राम का मतलब आपको आना चाहिए। देखो कंपटीशन है ना बहुत टफ हो गया है, समझे, मतलब मेडिकल के लिए 600 नंबर भी अगर आ रहे हैं ना, अगर आप जनरल कैटेगरी में, तो भी बच्चा कंफ्यूज है कि मेरे को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और 600 नंबर तो मतलब 90% के अराउंड हो गया होगा, तो भी वो कंफ्यूज है। तो कंपटीशन टफ हो गया है, और कंपटीशन टफ हो गया तो वही बच्चा जीतेगा जिसका प्रॉपर नॉलेज होगा, है ना। सिर्फ इम्पॉर्टेंट पढ़ना और सिलेक्टेड पढ़ना, क्योंकि देखो पिछले सालों में जो भी हुआ ठीक है, लेकिन पिछले सालों में तो 550 में सीट मिल गई होगी, 600 में तो मिल ही गई थी लास्ट ईयर, इस बार मतलब मुश्किल है। तो समझे ना, तो थोड़ा तो दूसरों से हट के तैयारी करोगे, और दूसरों से हट के कैसे तैयारी करो, वो भी स्टडी मटेरियल कर रहे हैं, मैं भी स्टडी मटेरियल कर रहा हूँ, वो भी एनसीईआरटी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ। तो तुम्हारा एनसीईआरटी भी स्मार्ट वे में होना चाहिए, स्मार्ट वे इन द सेंस कि एनसीईआरटी में पिक्चर है कि हाँ ये तो क्या है, ये तो जे थॉमसन इधर गया इधर गया इधर गया, नहीं, थोड़ा डिटेल, थोड़ा रुको, शांति से पढ़ो, एक एक चीज़ को है ना थोड़ा मतलब समझ के, बहुत इस पर पीएचडी तो नहीं करनी है, लेकिन थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, ताकि कहीं कोई उलझाने वाला सवाल पूछे ना, पूछता सिंपल ही है, वो भी चाहता है कि आप सिलेक्ट हो, ऐसा नहीं चाहता है कि मतलब, लेकिन वो ये देखना चाहता है कि कितना ध्यान से पढ़ा, है ना, कितनी फोकस्ड स्टडी थी, कितना कॉन्सेंट्रेट किया था, इसलिए तो चीज़ों को छोड़ो मत, ठीक है। तो ये इसको मिस नहीं करेंगे, आपकी बुक में है, आप एनसीईआरटी में देखेंगे, कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ गया भाई, ठीक है, कैथोड है, एनोड है, ये हमारा फ्लोरोसेंट स्क्रीन है, इस पर कोई भी किरणें आके टकराएंगी तो ये धब्बा बन जाएगा, स्पॉट बन जाएगा, चमकने लगेगा, हमें दिख जाएगा, है ना। तो ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो यहाँ चला गया, ओनली मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो यहाँ चला गया, समान सामर्थ्य का अप्लाई किया तो सीधा चला गया, ठीक है। कल किसी भी सवाल पूछ ले तो आपको क्लियर होना चाहिए। तो हम कहेंगे सिंपल सी चीज़ है, कोई बड़ी बात नहीं। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ, तो ये कह रहा भाई आप विचलित हो रहे हो ना, ठीक है, मतलब आप सीधे सीधे जा रहे थे, टर्न हो गए, फिर आप सीधे सीधे ज़्यादा ही टर्न हो गए, फिर सीधे ज़्यादा तो बहुत ज़्यादा टर्न हो गए, मतलब तो मैं कह रही हूँ विचलन किस पर निर्भर कर रहा है ये बताओ। तो ठीक है भाई, तो देखो केवल विद्युत क्षेत्र या केवल चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन का अपने पथ से विचलन किन बातों पर निर्भर करता है, किन पे निर्भर करता है। तो हम कहेंगे देखो, एक तो कण, मान लो इलेक्ट्रॉन है, आप किसी भी फील्ड को, मान लो प्रोटॉन चलता तो क्या विचलित नहीं होगा क्या, तो होगा भाई, प्रोटॉन प्लस से तो माइनस की तरफ तो जाएगा ही, सही बिल्कुल जाएगा। तो हम कहेंगे कण का जो विचलन है वो डिपेंड करता है कण के आवेश, है ना। विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का विचलन या फंडामेंटल पार्टिकल जो भी आप स्टडी कर रहे हो उसका विचलन किन बातों पे निर्भर करता है, तो पहला है चार्ज ऑफ द पार्टिकल, कण का आवेश। इसमें तो आप कहेंगे आवेश बढ़ा दो, जितना ज़्यादा आवेश होगा, है ना, जितना ज़्यादा आवेश होगा
उतना ज़्यादा विचलन होगा। ठीक है भाई, ग्रेटर द चार्ज ग्रेटर विल बी डेविएशन, जितना ज़्यादा आवेश होगा उतना ज़्यादा विचलन होगा। ठीक है भाई, पहली बात हम समझ जाते हैं, कण का आवेश। दूसरा सेकंड है कण का द्रव्यमान। अब ये क्या बात हुई, तो देखो कण का द्रव्यमान, आवेश कैसे था, तो भाई देखो मान लो तुम्हारे पास पार्टिकल का चार्ज -1 है तो ये +1, मान लो कण का आवेश -2 है तो ये न्यूट्रलाइज ऐसे होगा, -3 है तो +3 तक जाएगा न्यूट्रल होने के लिए, तो विचलन दिख रहा है ना, विचलन बढ़ रहा है, तो आवेश बढ़ेगा तो विचलन बढ़ेगा। अब बेचारा कण था वो तो सीधा जा रहा था, है ना भाई, मैं तो रास्ते पे जा रहा था, आराम से चल रहा था, तुमने ही खींचा, तो तुमने तो खींच लिया इसको। अब ये हल्का होगा तो ज़्यादा ही खींच में आ जाएगा, और ये भारी होगा तो भाई तुम नहीं उल्टा नहीं हो जाए, है ना। तो होंगे ये तो इलेक्ट्रॉन ही तो बेचारा सीधा 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 चल रहा था, ऐसे इसलिए बनाया क्योंकि आगे थोड़ा टाइम में पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन कण नहीं है, तरंग है ना। तो ठीक है, वैसे तो इलेक्ट्रॉन है, कुछ नहीं है। कोई पूछे इलेक्ट्रॉन कैसा है, तो इलेक्ट्रॉन है, कैसा है, किसके जैसा नहीं, पार्टिकल है और समटाइम्स वेव है, समटाइम्स क्या बहुत बार अभी आपको वेव नजर आएगा। ठीक है, तो हम कहेंगे चलो सीधा सीधा चल रहा है, क्या तकलीफ है। आपने कहा नहीं, मैंने तो प्लेट लगाई है, पॉजिटिव टर्न होगा, तो जितना हल्का होगा विचलन उतना ज़्यादा होगा। ऑब्वियसली भारी भरकम आदमी को विचलित करना मुश्किल है, लेकिन हल्के को विचलित करना क्या है, ईजी है ना। तो कण का द्रव्यमान भी विचलन को प्रभावित करता है, लेकिन यहाँ उल्टा है ना, अगर द्रव्यमान ज़्यादा है, मास ज़्यादा है, तो डेविएशन विचलन क्या होगा, तो मैं कहूँगी विचलन कम होगा। द्रव्यमान ज़्यादा विचलन कम, सीधी बात है। तीसरा, तो बच्चे विद्युत क्षेत्र अलग अलग लगा रहे हैं ना, या चुंबकीय क्षेत्र जो भी आप लगा रहे हो उसका स्ट्रेंथ, विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र की सामर्थ्य, जितनी क्या बोलते हैं, बड़ा मैग्नेट यूज़ कर लोगे, बड़ा मैग्नेट यूज़ कर लोगे, चुंबक बड़ा है तो विचलन ज़्यादा होगा, छोटा सा मैग्नेट है तो विचलन क्या होगा, कम होगा। स्ट्रेंथ जितनी ज़्यादा होगी, सामर्थ्य जितना ज़्यादा होगा, जितनी बड़ी बैटरी लगाओगी खिंचाव उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये बातें आपको क्लियर होनी चाहिए कि भाई आपकी जो कैथोड किरणें चल रही है, जो आपके इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, उनका चुंबकीय क्षेत्र में या विद्युत क्षेत्र में विचलन किन किन बातों पे निर्भर करता है। तो हम बता रहे हैं कि भाई ये इन 3 बातों पे निर्भर करता है। चार्ज बढ़ेगा, विचलन डेविएशन बढ़ेगा, द्रव्यमान बढ़ेगा, विचलन उल्टा कम हो जाएगा, है ना। और स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ तो बढ़ जाएगा। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। अब ये भी चीज़ ध्यान रखना, देखो इस प्रकार थॉमसन ने विद्युत क्षेत्र की प्रबलता या चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता में से किसी एक की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन के विचलन की मात्रा का सही माप करके और इसके प्रेक्षण से थॉमसन E/m का निर्धारण कर सके। अब फंसाने वाला क्वेश्चन क्या है, तो वो तुम्हें कहेगा कि भाई थॉमसन ने E/m निकाला, E/m इलेक्ट्रॉन का निकाला, ठीक है, कैथोड किरणों का निकाला, ठीक है, और E/m का जो वैल्यू है थॉमसन के अकॉर्डिंग वो है 1.758 इंटू 10⁸ कूलम पर ग्राम। और कोई कहेगी नहीं मैंने तो ये पढ़ा था 1.758 इंटू 10⁻11, तो वो सही कह रहा है, लेकिन वो कूलम पर किलोग्राम कह रहा है, तो यहाँ 10⁻³ रखूंगी ना, ग्राम में कितने किलोग्राम है, 10⁻³ ऊपर जाएगा +3, तो 8 और 3 11 हो जाएंगे। ऐसे तो बात सही है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, E/m तो दे दिया है ना। अब वो कह रहा है इतना आवेश उतना द्रव्यमान, इतना विचलन, फिर इतना आवेश इतना द्रव्यमान, इतना विचलन, है ना। तो वो इनका रेशियो निकाल पाया और अपने अलग अलग रिजल्ट्स जो है उसका फाइनल रिजल्ट आपका ये है, E/m ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज 1.758 इंटू 10⁸ कूलम पर ग्राम। तो ये सिंपल है, इसमें तकलीफ भी क्या है इसको, ठीक है। तो ये तो इसने निकाल दिया कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से इलेक्ट्रॉन का डेविएशन और मास, मतलब इलेक्ट्रॉन का विचलन और विचलन की सहायता से E/m। फंसने वाली चीज़ क्या आती है, मैंने कहा था फंस जाओगे, तो देखो ऊपर वाली लाइन ध्यान से पढ़ो, ये NCERT का यूँ नोटिस लिखा है मैंने। NCERT क्या कह रहा है कि या तो इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सपेरिमेंट कर लो या चुंबकीय क्षेत्र में कर लो, दोनों में विचलन दिखा रहा है, लेकिन मैंने जो ऑब्जर्वेशन ली है ना वो किसी एक फील्ड में ली, रिजल्ट सेम आएगा, आंसर सेम आएगा, वो सब बात की बात है।
उलझाऊ प्रश्न जो है वो ये बनेगा कि थॉमसन ने अपने प्रयोग में विचलन का क्या बोलते हैं E/m जो है केवल चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में ज्ञात किया, केवल विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में ज्ञात किया। अलग अलग क्षेत्र में, मतलब अलग अलग समय, अलग अलग विद्युत क्षेत्र अलग, चुंबकीय क्षेत्र अलग, उसमें E/m का प्रेक्षण लिया, या दोनों फील्ड एक साथ लगा के प्रेक्षण लिया। आप फंसे ना, है ना? आपको क्या लगा, हाँ इलेक्ट्रिक भी लगाया था, मैग्नेटिक भी लगाया था, दोनों साथ में लगा के आंसर निकाला होगा। वो गलत है, क्योंकि आपने ये पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ चला गया, मैग्नेटिक फील्ड में यहाँ चला गया, दोनों साथ लगाओ तो यहाँ चला गया। तो अब मैं पूछ लो थॉमसन E/m दे दिया, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में रिजल्ट दे दूँगी? हाँ दे दी। कैसे दिया? सिर्फ इलेक्ट्रिक भी लगाया गया, सिर्फ मैग्नेटिक लगाया गया, तुम्हें क्या लगेगा? नहीं नहीं दोनों लगाए थे, उसने इलेक्ट्रिक में भी रिजल्ट बनाया था, मैग्नेटिक में बनाया था, तो तुम क्या कहोगे? नहीं दोनों। और गलत। सब ध्यान होते हुए भी, पूरा नॉलेज होते हुए भी तुम्हारा सवाल तो गलत, सवाल गलत नहीं, आंसर गलत। और -5, 4 तो वैसे ही गए, 1 वैसे गया, गलत करके आए, छोड़ा भी नहीं तुमने कि मेरे को नहीं पता। नहीं मुझे तो पता है, पर मुझे तो गलत पता है, तो 5 माइनस हुए ना, और 5 में तो भाई सीटें हिल गई। सोचो, तो तुम्हें क्या बताना है, किया उसने एक्सपेरिमेंट, इलेक्ट्रिक में भी किया, मैग्नेटिक में भी किया, लेकिन अलग अलग। सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड में सारे ये ना अपने रिजल्ट्स लिखे और E/m निकाला, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड में रिजल्ट्स लिखे, E/m, दोनों साथ में लिख के, दोनों साथ में अप्लाई करके रिजल्ट नहीं निकाला, रिजल्ट अलग अलग में निकाला। ठीक है, तो दोनों में उसने एक्सपेरिमेंट किया, विद्युत क्षेत्र लगा के भी विचलन का माप विचलन निकाला, E/m निकाला, चुंबकीय लगा के भी उसने डेविएशन निकाली, E/m निकाला, लेकिन अलग अलग, दोनों साथ में लगा के और E/m नहीं निकाला। ये चीज़ ध्यान होनी चाहिए। एक्सपेरिमेंट इधर भी था, इधर भी था, बट सेपरेट था, टुगेदर नहीं था, कंबाइन नहीं था। क्लियर? तो उलझाऊ सवाल है और कुछ नहीं है, आता सबको है ना, बस थोड़ा सा आपको देखो गलती नहीं करनी है। इस लाइन का मतलब समझिए कि थॉमसन ने विद्युत क्षेत्र की प्रबलता या चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता में से किसी एक की प्रेजेंस ली, बच्चे किसी एक की प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन का विचलन का सही माप निकाला और E/m की वैल्यू फाइंड की, जो कि ये है। ठीक है, क्या तकलीफ है? आगे आंसर फिलहाल तो। अब ये E/m जो है डिस्चार्ज ट्यूब में भरी हुई गैस की नेचर पे डिपेंड नहीं करता है, कोई लेना देना नहीं है, आप कोई गैस भर दो। फिलहाल तो हमने एयर फिल करिए और उस पर लो प्रेशर, निम्न दाब और हाई वोल्टेज, उच्च विद्युत विभव लगा के इसने E/m फाइंड किया है। इतनी बात क्लियर है? आगे देखते हैं अब क्या कह रहा है। अब देखो, इलेक्ट्रॉन पे आवेश, अब थॉमसन को ये तो नहीं पता था कि आवेश कितना है, द्रव्यमान कितना है, लेकिन रेशियो उसने बता दिया कि इतना आना चाहिए। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश है वो निकला है मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, मिलिकन तेल बूंद प्रयोग। तो देखो, मिलिकन नामक वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉन पे आवेश के निर्धारण के लिए एक विधि तैयार की जो कि तेल बूंद प्रयोग कहलाता है, मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ठीक है भाई, अब ये क्या नई चीज़ है, मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट? तो हालांकि डिटेल में तो नहीं है, बट देखो मिलिकन ने क्या किया, एक मशीन आपका एनसीईआरटी में अगर आप पिक्चर देखेंगे तो एक सिंपल डब्बे टाइप है ना, बॉक्स है, उसको उसने नाम दिया एटोमाइज़र। ठीक है, एटोमाइज़र आपकी मशीन है, बाकी हवा भरी हुई है इसके अंदर। ठीक है, फिर ये क्या कर रहा है, कंडेंसर की हेल्प से ना तेल को, ऑयल की जो ड्रॉप्स है ना उसको मिस्ट बना रहा है। मतलब जैसे कोहरा होता है ना, कोहरे में क्या होती है, पानी की छोटी 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 बूंदें होती हैं। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, ऑयल ऊपर से ऑयल उसके अंदर पास कर रहा है और तेल की जो बूंदें हैं, तेल को छोटी छोटी मिस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है, बिल्कुल संघनित्र द्वारा छोटी छोटी उसकी ड्रॉपलेट्स बना रहा है। ठीक है, और एक्सरे पास करके उन ऑयल ड्रॉपलेट्स को चार्ज कर रहा है, आवेशित कर रहा है। आई बात समझ में? एक्स किरण का यूज़ करके वो जो तेल की छोटी छोटी बूंदें हैं ना, उनको क्या कर रहा है भाई, हवा भी भरी हुई है, ऑयल ड्रॉपलेट्स भी है, दोनों के बीच में घर्षण होगा, टकराएंगी, एक्सरे आपने पास कर दी तो वो चार्ज हो जाएंगी, सारी तेल की बूंदें क्या हो जाएंगी, आवेशित हो जाएंगी। अब ये कह रहा है कि जो चार्ज है ना, ओवरऑल चार्ज की वैल्यू बता देता हूँ। तो ये कह रहा है जो चार्ज आ रहा है ना बच्चे, ठीक है, आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है वैसे तो, अब तो आपको सब क्लियर ही है ना। ये कह रहा है कि आवेश जो है ना वो E का n टाइम्स है, तेल की बूंद पे जो आवेश आया वो E आवेश है, इसका n टाइम्स है। n की वैल्यू तो हम कह रहे हैं n की वैल्यू 1 2 3 ऐसे है, तो E क्या है,
तो ई बेसिक चार्ज है, जिसे आज आप इलेक्ट्रॉन का चार्ज बोल रहे हो, और वो कितना है, तो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम्स, है ना, 1.602। नेक्स्ट स्लाइड में हम ले लेंगे इसका एग्जैक्ट वैल्यू, बट ये था। तो ये क्या कह रहा है, हर तेल की बूंद में जो आवेश आ रहा है ना, वो इसका 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना ऐसे आ रहा है। तो इसको इसने ई मान लिया, और इसका n टाइम्स यानी ये। तो ये फॉर्मूला तो तुम फिजिक्स में यूज़ कर रहे हो, लेकिन ये फॉर्मूला तो आपके मिलीगन लेके आए, मिलीगन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। तो आप कहोगे चलो जो भी लेके आया, इसने ई दे दिया, E/m तो मुझे पहले से ही पता है, तो m निकाल देंगे। बात तो सही है भाई, ई कितना है तो ई इतना है, E/m कितना है इलेक्ट्रॉन का, तो हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन का E/m, ये तो भी हमने निकाला था ना, 1.758 इंटू 10 की पावर 8 कूलम पर ग्राम। ठीक है, अब तो बच्चे अगर मैं E को E/m से डिवाइड कर दूं, E अपॉन m, तो m ऊपर आ जाएगा ये। तो E कितना है, तो मैं कह रही हूँ 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, और E/m कितना है, तो E/m कितना है 1.758 इंटू 10 टू द पावर 8। तो इसका रिजल्ट तो m है, और इसका सॉल्यूशन तो वही मास आ गया इसके पास, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वो आपको याद रखना है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। और आपका रिजल्ट अगर इससे ग्राम्स में आता है तो 31 में से 3 कम कर दो, 28 ग्राम्स। ठीक है, तो ये है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कहाँ तो हमें पिछली क्लास में इलेक्ट्रॉन की जानकारी नहीं थी, आज आपके पास इलेक्ट्रॉन की जानकारी है, आपके पास इलेक्ट्रॉन का आवेश है, आपके पास इलेक्ट्रॉन का E/m है, और इसकी सहायता से आपके पास इलेक्ट्रॉन का मास भी है। ठीक है, तो हम कहेंगे हाँ भाई, ले दे के सारी वैल्यूज़ हमारे पास है, E है, E/m है, सब कुछ है। ठीक है, अब यहाँ तक की कहानी क्लियर है आपकी कि हाँ भाई हमने इलेक्ट्रॉन खोज लिया है, इलेक्ट्रॉन के बारे में हमें काफ़ी सारा ज्ञान हो गया। अभी कह रहा है कि अच्छा देखो तुमने विसर्जन नली का प्रयोग किया था क्या, तुमने किया था यार, क्या था देखो। तो हम कहेंगे हाँ हमने लिया था 60 सेंटीमीटर लॉन्ग ग्लास ट्यूब, ले लो 60 सेंटीमीटर लॉन्ग ग्लास ट्यूब। हमने कैथोड लगाया था, हमने एनोड लगाया था, और हमने एनोड में छेद कर दिया था, है ना, या हमने वैक्यूम पंप लगा दिया था, और हमने प्रेशर बहुत ही लो प्रेशर रखा था, है ना, और हमने हवा भर दी थी, कोई भी गैस भर दो हमारा तो कोई फर्क पड़ा नहीं था, और हमने बैटरी लगाई थी, है ना, याद करो, ये नेगेटिव टर्मिनल से ऐड किया, जोड़ा था, कनेक्ट किया था, ऐड तो क्या किया था, है ना, ये और ये पॉजिटिव टर्मिनल से। तो अगर आपने एनोड में छेद किया, तुम कहें हाँ बिल्कुल एनोड में छेद किया, फिर स्क्रीन लगाया था, ठीक है, कैथोड में छेद क्यों नहीं किया, कैथोड में छेद कर लेते, एनोड में छेद किया, कब से कह रहे हो हाँ गैर किरणें चल रही टकरा रही है, ई इतना है, E/m इतना है, तो भाई एक में किया दूसरे में करके देख लो, तो बात तो सही है ना। अब किया होगा उन्होंने, हवा भरी थी तो कोई खास रिजल्ट मिला नहीं, कोई गैस भर के देख लो, तो ये कह रहा अच्छा ठीक है छेद छोड़ो, मैं तो परफोरेटेड ही ले लेता हूँ बिल्कुल, है ना, 50 साल बाद दिमाग लगाया है तो ऐसा करता हूँ छिद्र युक्त कैथोड ले लेता हूँ। ठीक है, छिद्र युक्त कैथोड, परफोरेटेड कैथोड ले लो, ठीक है, और एनोड तो है ये लो, एनोड ले लिया, ठीक है, ये आपकी वही 10,000 वोल्ट की आपकी बैटरी चल रही है, लो प्रेशर चल रहा है ना, निम्न दाब, और कैथोड लगाया था, एनोड लगाया था, ये क्या था, और गैस बोर्ड। अब क्या हुआ, अब स्क्रीन लगा दो पीछे, स्क्रीन क्यों नहीं लगाई तो ठीक है, अब इस बार यहाँ स्क्रीन लगा लेते हैं यहाँ, अब तो हमें वही रिजल्ट मिल रहा है जो वहाँ मिला था, है ना, सेम रिजल्ट। अगर कैथोड किरणें हैं तो भाई एनोड किरणें भी हैं, यहाँ से भी कुछ ना कुछ चल रहा है और रिजल्ट हमें स्क्रीन पे दिख रहा है। ठीक है, अब हुआ क्या, वहाँ इलेक्ट्रॉन चल रहे थे, और जनरली ऐसे सोचते वहाँ इलेक्ट्रॉन चल रहे थे, यहाँ प्रोटॉन चल रहे, नहीं, पहली गलती, प्रोटॉन नहीं चला, आपको किसने का प्रोटॉन चल रहे, आपको किसने का प्रोटॉन चल रहा है भाई, इलेक्ट्रॉन तो हम निकाल सकते हैं, धातु रख दिया मैंने तो इलेक्ट्रॉन तो निकल सकता है ना, इतना वोल्टेज लगाऊंगा इसमें से इलेक्ट्रॉन तो खींच सकते हैं, प्रोटॉन खींच लेंगे क्या, प्रोटॉन तो नहीं खींच सकते, ऐसे थोड़ा ना होता है प्रोटॉन को बाहर निकाल दिया, ऐसा तो पॉसिबल नहीं।
तो फिर आपको कौन बोल रहा है कि यहाँ प्रोटॉन चल रहे हैं? बात तो सही, प्रोटॉन नहीं चल रहे हैं। यहाँ पे मान लो तुमने कोई गैस भरी, मान लो तुमने यहाँ पे हाइड्रोजन गैस भरी, अगर हाइड्रोजन भरी तो ये इतना ज़्यादा हाई वोल्टेज है कि ये गैस सबसे पहले क्या होगी, लो प्रेशर है ना, लो प्रेशर डिस्चार्ज ट्यूब, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम भी पढ़ोगी, तो ये परमाणु रूप में आ जाएगी, टूट गई है 10,000 वोल्ट पे, तो ये चलो स्प्लिट हो गया H और H। फिर आपने क्या किया, इसका इलेक्ट्रॉन खींच लिया, जिसको आपने कहा कैथोड किरणें, आपने हल्ला मचा लिया, ओ कैथोड किरणें सब निकाल दिया, E/M सब, ठीक है। अब भाई तो आपने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो अब ये पीछे बचा H+। अब H+ तो हाइड्रोजन है, बिल्कुल बेसिक पार्टिकल है, इसके पास तो एक ही चीज़ है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। चूंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है और वो नेगेटिव है, तो बाकी का जो बचा हुआ चार्ज है वो पॉजिटिव है, और उतना का उतना है। और अब एक पॉजिटिव है, इसको हमने माना है प्रोटॉन। क्या आज भी H+ को प्रोटॉन ही बोलते हो? 9-10 में परिभाषा पढ़ी हुई ना, अम्ल क्या होता है जो H देता है, फिर अम्ल क्या होता है जो प्रोटॉन देता है, मतलब दोनों एक ही। तो अगर तुम हाइड्रोजन भरते हो तब तुम बोलोगे कि भाई एनोड किरणें प्रोटॉन है, अदरवाइज कैसे बोल दोगे? हीलियम चलेगी तो प्रोटॉन चल रहा है, तो प्रोटॉन चल रहा है लेकिन 2 प्रोटॉन का सेट है। अगर मैं हीलियम भर दूं तो वो हीलियम आयोनाइज्ड हो जाएगी, है ना। हीलियम क्या करेगी, हीलियम अपने दोनों इलेक्ट्रॉन छोड़ देगी, ठीक है, और आपकी 2 प्रोटॉन हो गए, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, प्रोटॉन क्या हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये आयंस चल रहे हैं, धन आयन है, ये चल रहा है, इसको आप प्रोटॉन तो नहीं बोलोगे ना, कम से कम प्रोटॉन तो एक होता है। अब तो कोई और गैस चेंज कर दूं तो फिर प्रोटॉन और चेंज हो जाएंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन चेंज हो जाएंगे। तो प्रॉब्लम क्या है, सेम एक्सपेरिमेंट जब हम रिपीट करते हैं तो बेसिक फंसने वाला क्वेश्चन, पहले तो ये देखो मेडिकल में फंसना है ना, एसर्शन रीजन में तो मैथ्स वाले ज़्यादा ही फंसते हैं केमिस्ट्री के अंदर, कि वो ऊपरी सरफेशियल पढ़ लेते हैं कि हाँ ठीक है नंबर आ जाने चाहिए, लेकिन ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं एडवांस वगैरह में वो आपको थियरी में फंसा देते हैं, और जहाँ फंसते हैं वही सामने वाला जीतता है, वही नंबर ले जाता है, ऑब्वियस है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि कोई कहता है कि भाई एनोड किरणें चल रही है मतलब प्रोटॉन चल रहे हैं, तो आप कहोगे नहीं, गलत। फिर कोई कैथोड किरणें चल रही है मतलब इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, तो आप कहोगे सही। तो कहेगा भाई कैथोड किरणें चल रही है तब तो तू कह रहा है इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, और एनोड किरणें चल रही है तो तू कह रहा नहीं है प्रोटॉन नहीं चल रहा है, कुछ और चल रहा है। हाँ, एनोड किरणें चल रही है तो जो गैस भरी है ना उसका धनायन चल रहा है, आपने उसके इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, अब उसका धनायन पॉजिटिव आयन चल रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो एक फंडामेंटल पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन तो आपका चल ही रहा था। जब मैं इसमें हाइड्रोजन गैस भरती हूँ तो सबसे छोटा धन आवेश चल रहा है, और वो सबसे छोटा धन आवेश जो है उसको हमने क्या नाम दे दिया, प्रोटॉन। तो पिछली बार मैंने तुम्हें कहा था कि कैथोड किरणों का E/M, तुम कोई गैस भर दो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो जैसे इलेक्ट्रॉन छोड़ रही है हम उस इलेक्ट्रॉन को स्टडी कर रहे हैं। कैथोड हवा भर दी तो कैथोड में जो इलेक्ट्रॉन हमने खींचा है ना हम उसको स्टडी कर रहे हैं, लेकिन जब हम गैस भर रहे हैं और वो आयोनाइज्ड हो जाती है तो इलेक्ट्रॉन तो अब देखो कैथोड से निकला चाहे इसका निकला, इलेक्ट्रॉन पहचान थोड़ा ना कर सकते कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो कैथोड से आया, ये इलेक्ट्रॉन इसका आया है, ऐसे तो नहीं कर सकते ना। जैसे मान लो पानी में मैंने KCl डाला तो तुम कहोगे कि Cl- आयन आएगा, K+ भी आएगा लेकिन Cl- तो आएगा, और मैंने पानी में NaCl डाला तब भी तुम कहोगे Na+ आएगा और Cl- आएगा। तो अब मैं तुम्हें कहूँगी ये लो सिर्फ खाली क्लोराइड आयन है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ये KCl का आया कि NaCl का आया? तो वो Cl है, K से आए चाहे Na से आए मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है, Cl- तो है मैडम, लेकिन तुम वो तो नहीं बता सकते ना। सिमिलरली कैथोड से खींचा हुआ इलेक्ट्रॉन आया है कि गैस हमने इलेक्ट्रॉन छोड़ा है वो आया है, वो थोड़ा ना तुम बता सकते हो। तुम नहीं कह सकते हो कि हाँ भाई इलेक्ट्रॉन चल रहा है, पॉजिटिव प्लेट की तरफ चल रहा है, किसका है तो वो नहीं, ठीक है। लेकिन प्रोटॉन है ना, आपने विसर्जन नलिका में जब हाइड्रोजन गैस भरी है तब छोटे से छोटा धनावेश जो है वो चलता हुआ नजर आया है, और वो H+ है, जिसको बाद में हमने क्या प्रोटॉन नाम दिया, ठीक है। एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया ना, आपने करा क्या है, आपने इस बार परफोरेटेड कैथोड, छिद्र युक्त कैथोड का प्रयोग किया है। सेम एक्सपेरिमेंट हमने लो प्रेशर लिया है, हाई वोल्टेज लिया है, सब कुछ हमने सेम रखा है, 10,000 वोल्ट की हमने बैटरी रखी और सब कुछ सेटअप हमने सही किया, ठीक है। अब इस बार हमने नाम दिया E/M जो है, इस बार हम जो नई बात कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि नहीं गैस बदल रहे हैं ना तो E/M बदल रहा है, गैस बदल रहे हैं तो E/M बदल रहा है, यानी एनोड किरणों का E/M विसर्जन नलिका में भरी गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है, ठीक है। तो हम कहेंगे चलो एक बात तो हमारी क्लियर हुई, क्या क्लियर हुआ, तो हम कहेंगे कि भाई एनोड किरणों का
एनोड किरणों का E/m विसर्जन नलिका में भरी गैस, विसर्जन नलिका में भरी गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, चलो मान लेते हैं, इतनी बात भी मान लेते हैं कि ओके, प्रकृति पर निर्भर करता है। ओके, मान लिया। अब क्या नई चीज कह रहे हो? तो हम कह रहे हैं चलो एक इसको तो माना आपने, शांति। दूसरा, E/m एनोड रेस का मैक्सिमम है ना, फिलहाल तो मैं एनोड रेस लिखूं, मुझे क्या पता प्रोटॉन। तो भाई एनोड रेस का E/m जो है मैक्सिमम किसके लिए है? तो तुम देखोगे कि हाइड्रोजन गैस के लिए। क्यों? तो बच्चे E/m है ना, E/m, E/m, तो m अगर मिनिमम होगा तो E/m का वैल्यू क्या होगा? मैक्सिमम। E/m, अगर m की वैल्यू आप लीस्ट रखेंगे तो E/m क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। तो वो लीस्ट वैल्यू रख दो, तो हाइड्रोजन का मास तो 2 ही यूनिफाइड आ रहा था, इतना तो मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ा ही था। तो हमें हाइड्रोजन का भार तो 2 है, हीलियम का तो 4 यूनिफाइड हो जाता है। तो मिनिमम मास किसका होगा? हाइड्रोजन का, इसलिए E/m मैक्सिमम फॉर हाइड्रोजन। और एनोड क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन गैस विसर्जन नलिका में भरने पर, जब तुम डिस्चार्ज ट्यूब में हाइड्रोजन गैस भर लेते हो, हाइड्रोजन गैस विसर्जन नलिका में भरने पर प्रोटॉन की खोज हुई, अदरवाइज नहीं कहोगे, है ना। ये फंसाने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि 90% जनता यही मानती है कि कैथोड किरण प्रयोग मतलब इलेक्ट्रॉन की खोज और एनोड किरण प्रयोग मतलब प्रोटॉन की खोज। तो कैथोड किरणें चलती है तो इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, सही, लेकिन एनोड किरणें चल रही है तो प्रोटॉन चल रहे हैं, गलत। वो आयोनाइज्ड गैस एटम है। जब हाइड्रोजन भरते हैं तो वो H+ है और वो H+ आपका प्रोटॉन है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपने हीलियम भरा तो हीलियम आयन चल रहा है, नाइट्रोजन भरा तो N+ चल रहा है। आई बात समझ में? ये अब इतनी बात तो क्लियर हो गई है। अब कैथोड किरणें चल रही तो इलेक्ट्रॉन चल रहे, तो भाई इलेक्ट्रॉन तो हल्का है, और एनोड किरणें चल रही है, मान लो मैं हाइड्रोजन भर दूँ तो तुम कहोगे हाँ अगर हाइड्रोजन भरी तो प्रोटॉन चल रहा है, तो प्रोटॉन भारी है, मतलब कैथोड किरणों की स्पीड तेज है, हल्का आदमी जल्दी चलता है, और प्रोटॉन थोड़ा भारी है तो एनोड किरणों की स्पीड थोड़ी क्या है? कम है। तो ले देखे इस एक्सपेरिमेंट से हम मान के चलते भी हाइड्रोजन फिल करने के बाद हमने प्रोटॉन भी डिस्कवर कर लिया, और मास ऑफ प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन का जो द्रव्यमान मिला वो चलो अभी हम आगे डिस्कस करते हैं। तो देखो पहले इसको पढ़ लेते हैं। धनात्मक किरणें, एनोड किरणें, प्रोटॉन की खोज, और कहीं आपको मिले कैनाल किरणें, वो सब एक ही है। एनोड किरणें बोलो, कैनाल किरणें बोलो, सब एक ही। ठीक है, अब देखो परमाणु में धन आवेशित कण की उपस्थिति, तो बच्चे प्रोटॉन की खोज की किसने है? तो हम कहेंगे प्रोटॉन की खोज की है गोल्डस्टीन। ठीक है, गोल्डस्टीन ने सेम एक्सपेरिमेंट लिया, लेकिन इस बार लिया परफोरेटेड कैथोड, छिद्राकार कैथोड। अब जब इलेक्ट्रोड के बीच में हाई पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो कैथोड से एनोड की तरफ किरणों के प्रवाह के साथ साथ एनोड से कैथोड की तरफ भी, है ना, विकिरण क्या करते हैं? गति करते हैं, जो कैथोड के छिद्रों के आर पार निकल जाते हैं, जिन्हें कैनाल किरणें या एनोड किरणें कहते हैं। आई बात समझ में? मतलब अगर कैथोड किरणें चलेंगी तो पक्का है एनोड किरणें भी चलेंगी जब विसर्जन नलिका में आप कोई गैस फिल करते हैं। अब जब आप गैस फिल करते हैं हाइड्रोजन, तो पक्का इलेक्ट्रॉन भी चलते हैं और प्रोटॉन भी चलते हैं, दोनों का अस्तित्व साथ साथ में है। इतनी बात तो क्लियर है। और कोई गैस भरते हैं तो इलेक्ट्रॉन तो चलते हैं, लेकिन उसके साथ उसी गैस के धन आवेशित कण चलते हैं। अब वो एक प्रोटॉन है उसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि एक प्रोटॉन तो खाली हाइड्रोजन में होता है, बाकी में तो एक से ज़्यादा ही प्रोटॉन होते हैं। इसलिए अब इनका रिजल्ट जो है भाई, मास ऑफ प्रोटॉन कितना है, तो इन्होंने जो रिजल्ट फाइंड किया है वो है 1.673 × 10⁻⁻24 ग्राम्स। क्योंकि ये चीज़ तो हमारे पास पहले भी थी ना, एक एक परमाणु का भार तो हमारे पास था ही ना। तो अब आपको ये पता था कि H का भार इतना है, 1.008 यूनिफाइड बताया था ना,
तो आपने कहा H परमाणु का भार इतना है। अब आपको भी पता चला कि ना H में से इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो H प्लस, तो इलेक्ट्रॉन का मास तो वैसे भी नेग्लिजिबल होता है, तो जितना भी नेग्लेक्ट करके जो उसने बताया है वो ये बता रहा है। अब एक यूनिफाइड भी ही था 1.66 था 10⁻⁻24 ग्राम्स, तो ये भी तो वही, ठीक है। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई प्रोटॉन भी फंडामेंटल पार्टिकल है। हालांकि ये चीज़, ये द्रव्यमान तो मुझे बहुत पहले से पता था, लेकिन मुझे थोड़ा ना पता था कि ये प्रोटॉन है। मुझे तो ही पता था परमाणु अविभाज्य है तो हाइड्रोजन का भार इतना है। अब थोड़ी देर में पता, ओ भाई परमाणु तो विभाज्य है, इलेक्ट्रॉन आ गया है, प्रोटॉन आ गया है, अच्छा है, ये भी हुआ क्या। अब बाकी कौन है ना, तीसरा बोलते हैं ना कि हाँ 3 हीरो है, एक हीरो आ गया, दूसरा हीरो आ गया, तीसरा हीरो कौन है, तो तीसरा हीरो थोड़ा उदासीन है, न्यूट्रल है, वो बेचारा कहीं टर्न नहीं हुआ। अच्छा, इसकी खोज क्यों हुई? विद्युत क्षेत्र में ये चलते चलते क्या है, तो सीधी जा रही थी, विद्युत क्षेत्र तुमने बीच में लगा दिया, तो ये रास्ते पे जा रहा था, फिर विद्युत क्षेत्र में आपने लगाई कौन सी प्लेट, प्लस और माइनस, तो ये माइनस की तरफ मुड़ गया, है ना। देखो हम भी सीधे सीधे जा रहे होते हैं, पर ना पानी पूड़ी खड़ी होती है, पानी पूड़ी वाला खड़ा होता है, तो हम क्या करते हैं, सीधे सीधे जाते हैं, थोड़ा टर्न हो जाते हैं, है ना। फिर हमें कुछ याद आ जाता है, डाइट वाइट याद आता है, वापस सीधे घूम के आ जाते हैं, पर एक बार तो गाड़ी टर्न हो जाती है, तो बस वो टर्न जो है ना उससे पकड़ में आते हो, ये इलेक्ट्रॉन है, ये प्रोटॉन है, ऐसे आप पकड़ सकते हो, है ना। सबसे ज़्यादा लड़कियाँ कहाँ मिलेंगी, तो जहाँ ब्यूटी सैलून है, ब्यूटी पार्लर्स है, पानी पूड़ी वाले ज़्यादा है, चाट और पकौड़ी की स्टॉल है, वहाँ ज़्यादा मिलेंगी। सबसे ज़्यादा लड़के कहाँ मिलेंगे, तो वहाँ तो मिलेंगी ऑब्वियस है लेकिन इसके अलावा कहाँ मिलेंगे, तो इसके अलावा जहाँ गेम पार्लर है ना, जहाँ वीडियो गेम्स बहुत ज़्यादा है, या मेल सैलून है, वहाँ ज़्यादा मतलब चांसेस रहते हैं, या चाय सुट्टा बार है, वहाँ सबसे ज़्यादा मिलते हैं, ऑब्वियस मिलते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात तो है बट मिलते हैं, ठीक है। तो हम कहेंगे हाँ ऑब्वियस है, सबका अपना अपना फील्ड है। वैसे तो इलेक्ट्रॉन को तो हमने पकड़ लिया कि भाई सीधा सीधा जाते जाते प्लस की तरफ मुड़ गया था, प्रोटॉन को भी पकड़ लिया कि सीधा सीधा जाते जाते माइनस की तरफ मुड़ गया। अभी न्यूट्रॉन तो संत है, ये इधर भी नहीं जाता इधर भी नहीं जाता, ये उदासीन है, अभी इसको कैसे पकड़े, तो इसकी खोज देरी से हुई। आपसे पूछेगा न्यूट्रॉन की खोज एंड में क्यों हुई, तो भाई उदासीन है, कहीं टर्न ही नहीं हो रहा, तो समझ में नहीं आ रहा था। बस ये बताया परमाणु भारी है और प्रोटॉन में इतनी ताकत नहीं है कि इतने भार को वो मतलब बना ले कि भाई हाँ प्रोटॉन इतने हैं तो भार तो इतना आना चाहिए ना, लेकिन भार थोड़ा ज़्यादा आ रहा था, तो एक लग रहा था कि कुछ ना कुछ एक और पार्टिकल होना चाहिए जो उसको वजन दे रहा है। अब वो वजन क्या है वो नहीं मिल रहा था, सो न्यूट्रॉन डिस्कवर्ड लेटर ऑन, बहुत लेट डिस्कवर हुआ था। चलो यहाँ तक की कहानी क्लियर हो गई तुम्हारे कि हाँ ये सारी बातें हैं। चलो और कुछ देखते हैं, और क्या है हमारे पास। अच्छा, प्रोटॉन गोल्डस्टीन ने खोजा, ठीक है, चार्ज भाई प्लस लिख देना है ना, 1.6 × 10⁻⁻, अच्छा होगा तो उतना ही ना जितना इलेक्ट्रॉन का आवेश है, परमाणु ओवरऑल तो न्यूट्रल है, तो अगर आपने इलेक्ट्रॉन का आवेश निकाल दिया माइनस में तो उसका न्यूट्रलाइज के लिए क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए, और चार्ज तो उतना ही होना चाहिए, तभी तो उदासीन होगा। तो जितना इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है उतना का उतना प्रोटॉन का आवेश होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के आवेश के आगे माइनस लिखते हैं और प्रोटॉन के आवेश के आगे प्लस लिखते हैं, और बराबर है, इसलिए परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है, ठीक है। फिर प्रोटॉन का द्रव्यमान आपका इतना होता है, देखो 1.67 10⁻⁻27 किलोग्राम है, मैंने तुम्हें ग्राम में लिख के दिया था। फिर प्रोटॉन को भी हमने सब एटॉमिक पार्टिकल मान लिया, और अब तुम्हें पता ही है 1 AMU, और आवेश कितना हो गया +1, तो हमने पढ़ा ही था 1 यूनिफाइड मास हम मान लेते हैं इसको, इतना है, ठीक है। ये सारी बातें आपको पता है पहले से, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब एनोड किरणों के गुण, तो अब ये भी क्लियर है, वो चलती थी कैथोड से एनोड, ये चलती है एनोड से कैथोड, एनोड से निकलती नहीं है, ये बात फिर ध्यान रखना, एनोड से नहीं निकलती है, इनका रास्ता है कैथोड की तरफ जाना, तो इनका डायरेक्शन वो है, कैथोड और एनोड के बीच में से चल रही है ना। एनोड से थोड़ा खींच के निकाला, पिछली बार तो इलेक्ट्रॉन कैथोड से खींच लिया था, प्रोटॉन एनोड से थोड़ा खींचा है, बीच में जो आयोनाइज्ड पार्टिकल्स है गैस के वो चल रहे हैं, पर दिशा वो है तो आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ से चल रही है, निकली नहीं है उससे, एनोड से निकलती नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। तो एनोड वाली डायरेक्शन है इनकी, एनोड किरणें उच्च वेग से सीधी रेखा में चलती है, रास्ते में कुछ आया तो उसकी छाया बना लेगी, विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र में बिल्कुल विक्षेपित हो जाएगी, कैथोड किरणों के विपरीत दिशा में विक्षेपित होती है तो वो माइनस थी इसलिए प्लस है। फिर गतिज ऊर्जा होती है, ऊष्मीय प्रभाव दर्शाती है, E/m का अनुपात इलेक्ट्रॉन से कम होता है, यानी ये E/m कम है मतलब m ज़्यादा है, और m ज़्यादा, E/m का मान हाइड्रोजन के लिए मैक्सिमम था, वो एक अलग चीज़ थी, E/m की वैल्यू इनकी इलेक्ट्रॉन से कम है, तो E/m का आंसर कम क्यों है, क्योंकि m ज़्यादा होगा, ज़्यादा का भाग लगाओगे तो आंसर कम आएगा। तो तुम कहोगे भाई प्रोटॉन का
या मैं तो हाइड्रोजन गैस के लिए बताऊँ ना, E/m फॉर प्रोटॉन निकाला किससे, तो हमने हाइड्रोजन गैस से निकाला है, तो वो है 9.584 इंटू 10⁴ कूलम पर ग्राम, है ना। और E/m फॉर इलेक्ट्रॉन कितना था, तो वो हमारे पास था 1.758 इंटू 10⁸ कूलम पर ग्राम। तो काफ़ी फ़र्क दिख रहा है ना। तो हम गए यहाँ भाई, E/m प्रोटॉन का E/m इलेक्ट्रॉन से तो कम ही है, काफ़ी कम है, ठीक है। अब अगर मैं मास में भी कंपेयर करूँ ना बच्चे, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का लगभग 2000 या लमसम लिख रही हूँ 1840वां हिस्सा होता है, तभी तो E/m इतना फर्क आ रहा है ना। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का 1840वां, अब कहीं 37 लिखा हो तो 1837वां, लमसम बता रही हूँ, है ना। तो इतना भार जो है वो होता है। 1840 की जगह 37 लिख देती हूँ मैं, एक बार चेक कर लेना, 1837वां भाग प्रोटॉन का, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो है हल्का है, नेग्लेक्ट कर सकते हैं इसके मास को। प्रोटॉन सबसे छोटा यूनिफाइड मास हम लेते हैं 1, इससे छोटा हम मानते नहीं, सबसे छोटा भार 1 यूनिफाइड मास, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब हम कहेंगे चलो कैथोड किरणों से विपरीत इनका E/m, तो भाई इनका E/m विसर्जन नलिका में भरी गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है, ठीक है। और गैस बदल दी तो अनुपात भी बदल गया, और मैंने आपको बताया था हाइड्रोजन गैस के लिए ये अधिकतम था, है ना। हाइड्रोजन गैस का m मिनिमम है, तो E/m क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। एनोड किरणों की बात चल रही। फिर जिंक सल्फाइड पर्दे से टकराएंगे तो चमक उत्पन्न करती है, धातु की पतली प्लेट को पार कर जाती है, और गैसों का आयनीकरण गैसेस को आयोनाइज्ड कर देती है। यही तो खास बात थी। प्रोटॉन मिला कहाँ से, प्रोटॉन गैस के अंदर से मिला है, हाइड्रोजन के अंदर से मिला है, तो ये गैसेस को क्या कर देती है, आयोनाइज्ड कर देती है, आयन में बदल देती है, ठीक है। और भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन उत्पन्न करती है ना। जैसे वहाँ पे भी हमने पढ़ा था फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती है, इस तरह से ये भी फिजिकल और केमिकल चेंज कर लेती है, ठीक है। तो कैथोड किरणें क्लियर है, एनोड किरणें क्लियर है। अब न्यूट्रॉन है, इसको हम नेक्स्ट टर्न पे पढ़ेंगे भाई, है ना। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। स्टोरी जैसे पढ़ो, ज़्यादा टेंशन लेके पढ़ना नहीं है कि ठीक है आज हमने इलेक्ट्रॉन की स्टोरी सुनी थी, 1-2 क्वेश्चन बन गया था कैथोड किरणों में से, तो हम जवाब दे सकते हैं। आज हमने प्रोटॉन की स्टोरी सुनी है, एनोड किरणों की स्टोरी सुनी है, और 1-2 क्वेश्चन बन गया तो हम उसका जवाब दे सकते हैं, ठीक है ना। तो कुछ अच्छे अच्छे पॉइंट्स बने, उनके नोट्स आप लिख लेना। सारे वीडियोज़ एक बार आ जाएंगे तो मैं आपको टेलीग्राम पर इसको अपलोड कर दूँगी और आपको लिंक सेंड कर दूँगी, ठीक है। तो आप आराम से पढ़ लेना नोट्स भी, ठीक है। अच्छा लगे तो लाइक कर ही देना, शेयर कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।